नमस्कार। आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। ये 2018 में हुई थी, दिल्ली के बुराड़ी इलाके में। एक ही परिवार के 11 लोग, उनकी रहस्यमयी मौत। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं, पुलिस जांच के कुछ नोट्स भी हैं, तो कोशिश करेंगे कि इनके आधार पर समझें कि आखिर ये उलझी हुई गुत्थी क्या थी। हमारा मकसद साफ है, तथ्यों को देखना, जानना कि असल में क्या हुआ था, एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं इस बारे में, और हाँ, इस खौफनाक कहानी के आखिर मायने क्या हैं। शुरू में ही बता दें, यह मामला सुनकर ही दिल दहल जाता है। एक परिवार जो बाहर से बिल्कुल आप कह सकते हैं नॉर्मल लगता हो, हंसता खेलता, वो एक सुबह अपने ही घर में एक बहुत ही अजीब और भयानक हालत में मृत मिला। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या था। तारीख थी 1 जुलाई 2018, दिल्ली संत नगर, बुराड़ी। सुबह का टाइम था, लेकिन उस दिन रोज जैसी चहल पहल नहीं थी। जो चुंडावत परिवार था, जिन्हें लोग भाटिया परिवार भी कहते थे, उनकी नीचे दुकानें थीं, किराने की, प्लाईवुड की, वो बंद थीं। हाँ, और दूध वाला भी आया, पैकेट दरवाजे पर रखकर चला गया। सुबह के 7 बज गए, फिर 7:30, कोई हलचल नहीं। तो पड़ोसियों को पहले हैरानी हुई, फिर थोड़ी चिंता होने लगी। एक पड़ोसी ने फिर हिम्मत करके घर जाकर देखा, और अंदर जो देखा वो तो बस भयानक था। 3 मंजिला मकान था वो, और अंदर परिवार के 11 लोग मृत थे। 10 लोग पहली मंजिल पर, हाँ, एक लोहे की ग्रिल से लटके हुए थे। लेकिन ये कोई आम फांसी जैसा नहीं था, सबके चेहरे ढके हुए थे कपड़े से। अच्छा, हाँ, मुंह पर टेप चिपकी हुई थी, कानों में रुई थी और हाथ बंधे हुए थे, कुछ के तो पैर भी। बिल्कुल एक अजीब सा मंजर था, जैसे कोई रस्म निभाई गई हो। बाप रे। और 11वां सदस्य? परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी नारायणी देवी, करीब 77 साल की। वो बगल के कमरे में बिस्तर पर मृत मिली। उनकी मौत गला घोटने से हुई थी। मरने वालों में हर उम्र के लोग थे, टीनेजर बच्चे थे, जवान थे, बुजुर्ग थे। मतलब परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ चली गईं। 3 पीढ़ियां? हाँ, नारायणी देवी, उनके 2 बेटे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, सब। बाहर से देखो तो एकदम खुशहाल, मेहनती, मिडिल क्लास परिवार लगता था। ये सुनना ही इतना डिस्टर्बिंग है। पुलिस के लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। जब जांच शुरू हुई तो क्या मिला? कुछ सुराग सुना है, कुछ डायरियां मिली थी? बिल्कुल। वहीं से केस ने एक अलग मोड़ लिया। घर से 11 हाथ से लिखी डायरियां मिली, और ये कोई 1-2 दिन पुरानी नहीं थी। अच्छा, कब से लिखी जा रही थी? करीब 11 साल से। सोचिए, 2007 से। इनमें अजीब अजीब से नियम लिखे थे, हिदायतें थीं, कुछ रस्मों का जिक्र था, और एक खास क्रिया या अनुष्ठान का जिक्र बार बार था, जिसके तार सीधे इन मौतों से जुड़ते दिख रहे थे। यहीं से मामला बहुत बहुत पेचीदा हो गया। हाँ, ये डायरियां तो गेम चेंजर रही होंगी। मतलब पहले तो लग रहा होगा कि शायद बाहर से किसी ने हमला किया हो। हाँ, शुरू में तो यही शक था, लेकिन घटनास्थल देखकर और ये डायरिया मिलने के बाद वो शक धीरे धीरे हटने लगा। जिस तरह से शव मिले थे, बंधे हुए हाथ पैर, आंखों पर पट्टी, मुंह पर टेप, ये सब किसी लूटपाट या बाहरी हमले जैसा कम और किसी सोची समझी अंदरूनी चीज जैसा ज्यादा लग रहा था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें क्या आया? पोस्टमार्टम से भी यही बात निकली। मौतें फांसी लगने से और गला घोटने से नारायणी देवी की हुई थी। और सबसे जरूरी बात, शरीर पर कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, कोई जोर जबरदस्ती के साइन नहीं। इसका मतलब या तो उन्होंने खुद ये सब किया या बिना किसी विरोध के करने दिया। बिल्कुल, यही 2 संभावनाएं बचती थी। और फिर डायरियों से एक और बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई। क्या? परिवार का जो छोटा बेटा था, ललित चुंडावत, 45 साल का, ऐसा लगा कि वही इन डायरियों का मुख्य लेखक था। और डायरियों में लिखा था, मतलब ललित का ये दावा था कि उसके पिता भोपाल सिंह, जिनकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी, उनकी आत्मा उसके अंदर आती है। क्या, पिता की आत्मा? हाँ, और वो आत्मा ही परिवार को निर्देश देती है। रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी पूजा करनी है, कौन सी क्रिया करनी है, सब कुछ। और परिवार ये सब मान लेता था? यही तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है। पूरा परिवार, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी थे, प्रियंका जो एमएनसी में काम करती थी, वो भी, सब इन निर्देशों को मानते थे, पूरे श्रद्धा से, जैसे भगवान का आदेश हो। पिता की आत्मा का निर्देश, और पूरा परिवार आंख बंद करके मान रहा है। ये समझना बहुत मुश्किल है, दिमाग घूम जाता है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, कोई मनोवैज्ञानिक वजह? हाँ बिल्कुल, यहाँ साइकोलॉजी का एंगल बहुत अहम हो जाता है। कई मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक मानते हैं कि ये शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का मामला हो सकता है। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर?
ये क्या होता है? इसे पॉलीआरडीयू कहते हैं अगर 2 लोग हों, और जब पूरा परिवार या समूह शामिल हो तो फोलिया प्लूसियोर। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का मानसिक संक्रमण है। मानसिक संक्रमण। हाँ, मतलब एक व्यक्ति जो ज्यादा प्रभावशाली है और किसी गहरे वहम या भ्रम का शिकार है, जैसे ललित का ये मानना कि पिता की आत्मा उससे बात करती है, उसका वो भ्रम धीरे धीरे उसके करीबी लोगों को भी सच लगने लगता है। वो भी उसी झूठी दुनिया को हकीकत मान लेते हैं। तो इस केस में ललित वो प्रभावशाली व्यक्ति था? ऐसा लगता है। ललित वो प्राइमरी केस था और उसका भ्रम पूरे परिवार पर हावी हो गया। शायद उसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा रहा हो या जिस तरह वो बातें रखता था। परिवार ने सवाल करना बंद कर दिया। एक और थ्योरी ये है कि ये एक तरह से कल्ट जैसा बन गया था, एक बंद समूह जो बाहरी दुनिया से कट गया था और अपने ही बनाए नियमों और विश्वासों में जी रहा था। कल्ट? अपने ही परिवार के अंदर? हाँ, बिल्कुल। और डायरियों से यही पता चलता है, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था, ये सालों से चल रहा था। एक पूरी व्यवस्था थी, रोज के नियम, सबके काम तय थे, अलौकिक शक्तियों पर अंधा विश्वास, और धीरे धीरे वो उस आखिरी क्रिया की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें शायद यकीन दिलाया गया था कि वो मरेंगे नहीं। शायद उन्हें लगता था कि कोई चमत्कार होगा, पिताजी की आत्मा उन्हें बचा लेगी या उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, कुछ ऐसा। शायद यही वजह है कि ये घटना इतनी ज्यादा चौंकाती है। सिर्फ मौतें नहीं थीं, ये एक पूरे परिवार का 3 पीढ़ियों का एक साथ खत्म हो जाना था। और जैसा आपने कहा, ये कोई गरीब या परेशानाल परिवार नहीं था। सामान्य मिडिल क्लास लोग थे, अपना काम धंधा था, बच्चे पढ़ लिख रहे थे। सही कहा। और मौत का तरीका, वो तो बहुत ही विचलित करने वाला था। फांसी लगाना, वो भी इस तरह जैसे कोई सामूहिक रस्म हो, आंखें बंधी, हाथ बंधे, और फिर बाकायदा उसके लिए लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस मिलना। ये बातें रोंगटे खड़े कर देती हैं। इस घटना ने समाज को हिला दिया, वो भरोसा तोड़ दिया कि नॉर्मल दिखने वाले घरों में सब नॉर्मली होता है। इसने दिखाया कि कैसे अंधविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे जिन्हें हम देख नहीं पाते, और तर्क पर आस्था का हावी हो जाना पढ़े लिखे शहरी परिवारों को भी बर्बाद कर सकता है। एक बहुत ही असहज सवाल खड़ा हुआ कि बाहर जो दिखता है उसके पीछे क्या क्या छिपा हो सकता है। जांच हुई, डायरिया मिली, साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी हुआ। पुलिस ने तो शायद इसे सामूहिक आत्महत्या ही माना है ना, पर कुछ सवाल तो फिर भी रह जाते हैं। क्या ये वाकई 100% सामूहिक आत्महत्या थी, या किसी तरह का कोई दबाव था, कोई जबरदस्ती? कुछ रिश्तेदार तो इसे आज भी हत्या मानते हैं। हाँ, ये सवाल बिल्कुल उठते हैं और पूरी तरह खारिज भी नहीं हुए। हालांकि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में इसे आत्महत्या ही माना गया। रिश्तेदारों का शक ज्यादातर भावनात्मक था, क्योंकि जांच में किसी बाहरी व्यक्ति के शामिल होने या जबरदस्ती के कोई ठोस सबूत नहीं मिले। लेकिन फिर भी ये सवाल तो मन में आता है कि परिवार के लोग, खासकर युवा सदस्य, पढ़े लिखे लोग, उन्होंने इतने सालों तक इन अजीबगरीब बातों को क्यों माना? ललित ने या उस आत्मा ने इतना कंट्रोल कैसे पा लिया? हाँ, ये कंट्रोल वाली बात समझ नहीं आती। क्या किसी के मन में कभी शक नहीं आया, या अगर आया तो उसे दबा दिया गया? परिवार के अंदर की असली डायनामिक्स, उनके आपसी रिश्ते, डर, विश्वास, एक दूसरे पर निर्भरता, ये सब हम सिर्फ डायरियों के टुकड़ों और बाहरी जानकारी से ही अंदाजा लगा सकते हैं। और वो आखिरी रात, असल में क्या हुआ था उस रात? किस बात ने उन्हें वो आखिरी कदम उठाने पर मजबूर किया? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या वो जानते थे कि अंत यही होगा, या उन्हें वाकई लगता था कि ये बस एक क्रिया है जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा? डायरी में लिखा था ना कि पानी का रंग बदलेगा, आकाश हिलेगा, पिताजी बचा लेंगे। क्या वो इसी उम्मीद में थे? और वो 11 नंबर का चक्कर, 11 मौतें, 11 डायरियां, घर की दीवार पर वो 11 पाइप निकले थे। हाँ, वो 11 पाइप वाली बात भी बहुत उठी थी। हालांकि बाद में जांच में उसे महज इत्तेफाक बताया गया कि वो घर के वेंटिलेशन या प्लम्बिंग का हिस्सा थे, पर शुरू में उसने भी काफी अटकलों को जन्म दिया था। तो क्या इन नंबर्स का कोई मतलब था, या ये सब बस कोइंसिडेंस था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी पूरी तरह ना मिले। तो पुलिस और जांच एजेंसियों का फाइनल वर्डिक्ट क्या था? उनकी ऑफिशियल थ्योरी क्या बनी? हत्या का मामला माना गया। उनका निष्कर्ष यही था कि परिवार ने अपनी मर्जी से उस बड़ पूजा या वट तपस्या नाम की क्रिया में हिस्सा लिया। उन्हें विश्वास था कि उनके पिता की आत्मा उन्हें बचा लेगी और उन्हें मोक्ष मिलेगा। किसी बाहरी साजिश या हत्या के एंगल को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। और साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल लेवल पर इसे कैसे देखा गया? समाजशास्त्रियों ने क्या कहा? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी काफी हद तक पुलिस के निष्कर्ष से सहमत थे।
मतलब ये एक बंद समूह के अंदर पनपे तीव्र भ्रम का नतीजा था। परिवार धीरे धीरे बाहरी दुनिया से कट गया था और पूरी तरह ललित के जरिए मिलने वाले आदेशों पर निर्भर हो गया था। डायरियां उनकी रोज की जिंदगी दिखाती हैं, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए निर्देश थे, कैसे अनुशासन पर जोर था और कैसे अलौकिक बातों को रोज की सच्चाई मान लिया गया था। समाज शास्त्रीय नजरिए से देखें तो इस घटना ने भारत में मध्यम वर्गीय परिवारों के अंदर छिपे दबावों, अंधविश्वास की गहरी जड़ों और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो उदासीनता है, उन मुद्दों पर गंभीर बहस छेड़ी। इसने दिखाया कि कैसे तर्क और सवाल करने की सोच की कमी एक पूरे परिवार को तबाह कर सकती है, भले ही वो बाहर से कितने ही मॉडर्न क्यों न दिखें। उस घटना के बाद क्या हुआ? उस घर का क्या हुआ? उस इलाके का माहौल कैसा रहा? घटना के बाद तो बुराड़ी का वो घर बहुत चर्चा में रहा, मीडिया का जमावड़ा रहता था। एक तरह से लोग उसे हॉन्टेड हाउस या डरावना घर जैसा मानने लगे थे। काफी समय तक खाली रहा, फिर बाद में उसमें किराएदार आए, लेकिन स्थानीय लोगों के मन में वो घटना आज भी ताज़ा है। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ का माहौल अभी भी वैसा नहीं है, मतलब नॉर्मल नहीं है। और इस केस ने फिल्म मेकर्स और लेखकों का भी ध्यान खींचा। नेटफ्लिक्स पर 2021 में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई थी, हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुराड़ी डेथ्स। उसने इस मामले को और गहराई से दिखाया और दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया। उसने फिर से वही सवाल खड़े किए, विश्वास, अंधविश्वास, परिवार, मानसिक स्वास्थ्य। तो आखिर में हम इस भयानक कहानी से क्या समझें? क्या सबक मिलता है इस पूरी त्रासदी से? देखिए, ये घटना कई लेवल पर सोचने पर मजबूर करती है और कुछ जरूरी सबक देती है। पहला तो ये मेंटल हेल्थ के उन इश्यूज को हाईलाइट करती है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे भ्रम, शेयर्ड साइकोसिस। ये दिखाती है कि कैसे ये चीजें एक बंद परिवार में दुनिया से कटकर पनप सकती हैं और कितना खतरनाक रूप ले सकती हैं, वो भी बिना किसी बाहरी सिग्नल के। सही कहा। दूसरा, ये हमें विश्वास प्रणालियों और रस्मों रिवाजों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कैसे कुछ प्रथाएं जो शायद शुरू में नुकसानदेह ना लगती हों, अगर उन पर सवाल ना उठे, अगर वो तर्क की कसौटी पर ना कसी जाएं, तो वो धीरे धीरे खतरनाक बन सकती हैं, नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। तीसरा, ये शायद कहीं ना कहीं दखल देने, इंटरवीन करने के महत्व की तरफ भी इशारा करती है। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब और कैसे करना चाहिए था, लेकिन अगर किसी परिवार में बहुत ही असामान्य व्यवहार दिखे, वो समाज से एकदम कट जाए या बहुत ही अजीब नियम चल रहे हों, तो शायद पड़ोसियों या रिश्तेदारों की थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी पूछताछ, क्या पता कुछ फर्क ला सकती थी। हालांकि इस केस में ऐसा कुछ हुआ या नहीं, ये कहना मुश्किल है। ये तो है। और शायद सबसे बड़ा सबक इंडिविजुअल लेवल पर है। ये घटना एक आईना है कि सब ठीक है का पर्दा कितना पतला हो सकता है। बाहरी दुनिया में आपकी सामाजिक स्थिति, आपका नॉर्मल दिखना, इस बात की गारंटी नहीं है कि अंदर सब सही है। आंख बंद करके किसी एक की बात मानना, सवाल न करना और लॉजिक को साइड में रख देना किसी भी ग्रुप या परिवार को तबाही की ओर ले जा सकता है। वाकई बुराड़ी की कहानी एक गहरे सदमे और दुख की कहानी है। एक ऐसा परिवार जो धीरे धीरे विश्वास, भ्रम और शायद डर के एक ऐसे जाल में फंस गया जिसका अंत इतना भयानक हुआ जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। हमने आज जो भी स्रोत उपलब्ध थे, उनके आधार पर फैक्ट्स, सबूत, जांच के नतीजे और अलग-अलग नजरियों को समझने की कोशिश की। हाँ, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, उसकी सतह के नीचे कितनी अनदेखी, अनकही कहानियां और दबाव हो सकते हैं। ये दिखाती है कि बंद समूहों में विश्वास कितना ताकतवर हो सकता है, चाहे वो बाहरी दुनिया को कितना ही अजीब क्यों न लगे। ये सोचने वाली बात है कि हम अपने आसपास की दुनिया में, अपने समाज में, शायद अपने करीबियों में भी क्या देख पाते हैं और क्या हमारी नजरों से छिपा रह जाता है।